हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम 11th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो जल प्रवाहित जो अपरदन की वजह से जो स्थलाकृतियां निर्माण होती है उसके बारे में डिटेल से देखा था। और आज हम जो निक्षेपित स्थल स्वरूप है जो नदी द्वारा होते हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो एक बार रिकैप करते हैं कौन कौन से जो हमने स्थल स्वरूप देखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं वापस, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो नदी है वो तीन अवस्था में जाती है: युवावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था, ठीक है। ये एक रिवर्स चैनल होता है उसका, जो उसकी जो अपर्दन और निक्षेपण के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तीन चरण में डिवाइड किया हुआ है। उसी प्रकार से जो अपरदित स्थल स्वरूप है उसमें सबसे पहले हमने घाटियों के बारे में पढ़ा था, जैसे ये वी आकार की घाटी बन रही है, ठीक है, उसी प्रकार से। उसके बाद में हमने जो डिटेल से डिस्कस किया था वो था हमारा जो गोर्ज है और कैनियन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। उसी प्रकार से जो कैनियन है वो कोलोराडो नदी है यूएसए की, वहाँ पे बना, तो उसका एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद में हमने जो जल गर्तिका और अवनमित कुंड है उनके बारे में डिटेल से देखा था। तो हमने जो कल एग्जाम्पल देखा था उसका डायग्राम हमें कल इंक्लूड नहीं कर पाया था, तो एक बार डायग्राम देखते हैं जो जल गर्तिकाएं होती है कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ड रॉक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हार्ड रॉक है और यहाँ से जल नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये झरने के रूप में जल नीचे गिर रहा है। तो जहाँ पे जल नीचे गिरेगा वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर यहाँ पे अपरदन और जो मूवमेंट है वो जो रॉक्स है इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ढीला हो जाएगा, कहने का मतलब उसमें जो जॉइंट्स है उनमें क्रैक आ जाएगा, ठीक है। क्रैक का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बार बार अपरदन होता रहता है तो वहाँ पे चट्टानें थोड़ी टूटने लगती है, ऊपर से भृंगुर अवस्था में हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार के जो अ, जल कर्तिकाएं बनती है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोई कंकड़ पत्थर है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ठीक है। तो जल के साथ में ये क्या है, घूमते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आसपास का जो एरिया है उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बड़ा जल कुंड है, उससे ये कनेक्ट कर गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये पोर्शन है जो स्तंभ के रूप में बचा है, कहने का मतलब, और यहाँ पे ये कालांतर में धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा जल कुंड था पहले, अब बाद में यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे जल कुंड बन गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो इसमें हमने ये दो चीजें डिटेल से देखी थी। उसी प्रकार से हमने जो अधकृतित जो विसर्प है और गंभीरभूत विसर्प है इनके बारे में भी डिस्कस किया था कि ये कैसे बनते हैं। उसके बाद में जो रिवर टेरेस है, नदी वेदिकाएं हैं, उनके बारे में देखा था। तो चलिए हम जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा जो निक्षेपित स्थल स्वरूप है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ पंख, ठीक है। जो फ्लूअल जो फैंस होते हैं, यानी जो जलोढ़ पंख होते हैं, उनके बारे में है कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। जैसे हमारा जो इमेज है 7.3, यहाँ पे जो नदी है वो पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतर रही है और यहाँ पे आगे एक समतल मैदान है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फेस में एक जो जलोढ़ पंख है उनका निर्माण करती है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार में नदीय भार को वहन करती है। यानी जब हिमालय से कोई नदी उतरती है, गंगा, यमुना या कोई दूसरी एग्जांपल ले लें, तो वो अपने साथ में बहुत बड़ी मात्रा में गाद या अवसाद लेके आती है, ठीक है। तो मंद ढाल पर नदियां जो ये भारी वाहन है उसको वहन करने में असमर्थ हो जाती है। जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है तो इनको वहन करने में असमर्थ क्यों हो जाती है, कि भाई जैसे ही नदियां ढलान वाले क्षेत्र से समतल मैदान में आती है तो वो अपने साथ में अवसाद और गाद लेके आती है, उसको स्टोर कर देती है वहीं पर, क्योंकि नदी में इतना जल आवक नहीं होता है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये शंकु के आकार के निक्षेपित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो यहाँ पे जमाव होता जाता है, जमाव होता जाता है, जैसे ये कालांतर में धीरे धीरे इसका जो जलोढ़ पंख है वो और बढ़ जाएगा, कहने का मतलब इस टाइप से और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वहन करने में असमर्थ हो जाती है, तो हम उसे जलोढ़ पंख बोल देते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंख से बहती है वह प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है, कहने का मतलब जो रिवर का जो चैनल है उसको चेंज कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे बीच में गाद आ जाता है। तो हो सकता है कि ये नदी कालांतर में धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले जाए, यहाँ पे यदि रास्ता मिले तो इस डायरेक्शन में चली जाए। तो जलोढ़ पंख की वजह से ये अपने मार्ग बदल लेती है। कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें जल वितरिकाएं यानी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनको कहते हैं, ठीक है। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति एवं शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो ढलान है वो ऊपर से नीचे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी जो ढलान है वो ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र में बढ़ती जाती है और इसका आकार भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कालांतर में ये इतना आकार में फैला हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में ये इतना होता है, बाद में धीरे धीरे इसका आकार और ढलान दोनों बढ़ती जाती है।
शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले एवं उच्च शंकु बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि आर्द्र प्रदेशों में तो जो जलोढ़ पंख होते हैं उनमें निम्न शंकु की आकृति बनती है, और वहीं पर जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्लाइमेटिक कंडीशन होती है यहाँ पर ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेल्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लैंड फॉर्म्स है उसमें डेल्टा है कि जलोढ़ पंख की भांति ही होते हैं, लेकिन इनमें विकसित होने वाले स्थान भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये जो रिवर का एंडिंग फेज होता है वहां पे विकसित होते हैं। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर ये बाहर समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो ये तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाते हैं। अब जैसा यहाँ पे ये मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही नदियां एंटर करती है तो ये शंकु के आकार की स्थलाकृति बनाती है। वैसी की वैसी नदियां, जब गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां पर भी जल के अंदर भी इस टाइप के शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण होते हैं, जैसे चिक्का मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर अंदर तक बढ़ जाते हैं। वही बात है जो मैंने अभी बोली थी कि जो जब गंगा नदी है वो डेल्टा क्षेत्र में जाती है तो कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में जल के अंदर भी उनमें ऐसी स्थलाकृतियां बनती है। जैसे जैसे गाद जमा होता जाता है तो वो ऐसे डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कृष्णा नदी का डेल्टा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए शुरुआत में तो हो सकता है जो कोस्टल लाइन है वो यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे गाद इकट्ठा होता गया तो यहाँ पे ये डेल्टा बनता गया, और कालांतर में ये आगे जैसे जैसे यहाँ पे जो हमने ये पढ़े थे ना चिक्का मिट्टी, गाद, ठीक है, ये दूर तक सागर में दूर तक जमा होते जाते हैं तो ये कालांतर में धीरे धीरे फैल जाएंगे चारों ओर। ठीक है, तो ये हमारा जो कृष्णा नदी है ये अपना डेल्टा का विस्तार कर रही है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्ग प्रवृत्तिकाएं। जो मियांडर्स के दोनों ओर जो बैरियर होते हैं वो उसी प्रकार से जो नेचुरल लीव्स होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बाढ़ के मैदान होते हैं। ठीक है, फ्लड प्लेन्स होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। यानी जिस प्रकार जब नदी अपर्दन करती है तो घाटियों का निर्माण होता है, हमने एक डायग्राम देखा था सीक्वेंस में, वैसी बनती है। और जब निक्षेपण होता है तो बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण की मुख्य स्थल रूप है। यानी जो बाढ़ के मैदान है वो नदी के निक्षेपण के जो डिपोजिशनल फीचर्स है रिवर का उसके मुख्य स्थल रूप है लैंडफॉर्म से। जब नदी तीव्र ढाल में जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ है वो पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। कहने का मतलब जब नदी हिमालय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो जो बड़े बड़े पेबल्स और जो बोल्डर्स होते हैं वो उनको भाबर क्षेत्र में जमा कर देती है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे जो पिंड बचे हुए हैं बाबर के बाद में जमा करती है। उसी प्रकार से जो तराई रीजन है वहां पर सैंड सिल्ट कल्ले जमा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने बड़े पदार्थ होते हैं वो पहले जमा होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत है, चिक्का मिट्टी है, गाद है आदि अपेक्षाकृत मंद ढाल पर बहने वाली जो कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं। और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, हमने जो रिवर टेरेस वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है, नदी का कैचमेंट एरिया ये है। ठीक है, जब बाढ़ आती है तो क्या है कि नदी का लेवल यहाँ तक बढ़ जाता है, तो इस वाले जो टेरेस होते हैं दोनों साइड में यहाँ पर भी गाद जमा कर देती है, चिक्का मिट्टी जमा कर देती है। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। यानी जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स होते हैं उनको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं, जैसे हमने जो रिवर टेरिस का पोर्शन पढ़ा था, तो ये वाला बेल्ट होता है, ये क्या होते हैं, असक्रिय होते हैं, यानी एक्टिवली बाढ़ के मैदान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेप से बने होते हैं, पहला है बाढ़ निक्षेप और दूसरा है सरिता निक्षेप। ठीक है, जो रिवर से होता है और दूसरा बाढ़ के टाइम में होता है। तो मैदानी भागों में नदियों का प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है, बाढ़ के मैदान ऐसे क्षेत्र है जो नदियों के कटे हुए और छूटे हुए भाग हैं जो स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। अब मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां अपने निश्चित चैनल में बहती है। जैसे ही बाढ़ आएगी तो नदी का जो चैनल है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और आसपास वाला जो कैचमेंट एरिया है रिवर का, ठीक है, नहीं कैचमेंट एरिया मैंने यहाँ पे रॉन्ग टर्म यूज ले ली, जो नदी का बेसिन क्षेत्र है उसके जो आसपास वाले किनारे हैं उनके आसपास तक लेवल बढ़ जाता है नदी का, तो आसपास वाले बेल्ट में भी वो अपना जो अवसाद है उनको जमा कर देती है। ठीक है, ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कण, चिकनी मिट्टी, गाद आदि होते हैं। अब इमेजिन कीजिए
फॉर एग्जाम्पल ये रिवर टेरिस है, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि जो रिवर टेरिस है, यहाँ पे नदी बह रही है। अब बाढ़ आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है जो नदी के ऊपरी भाग में चले जाएंगे। जो कोर पार्टिकल्स है, यानी जो फाइन पार्टिकल्स है, जैसे सिल्ट है, कले है, उस टाइप के जो पार्टिकल्स है वो टेरिस में जमा होते हैं, ठीक है। तो अपेक्षाकृत जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतने ही छोटे कण के आकार होंगे, ठीक है। तो ऐसे बाढ़ के मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे मियंडर का एग्जांपल दे रखा है। जो डार्क ब्लैक पोर्शन है ये नदी बह रही है, और इसके पास आसपास में जो धारियां दिख रही है आपको, ये यहाँ पे जो प्राकृतिक तटबंध है, कहने का मतलब यहाँ पे सैंड सिल्ट कले जम गई है। और जैसे ही बाढ़ आएगी तो ये क्या, रिवर ओवरफ्लो होगी, और यहाँ पे जो प्राकृतिक तटबंध है टूट जाएंगे, या इनकी जो मार्ग है थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। तो कोसी नदी का बेसिकली यही ओवरफ्लो रहता है कि जब कोसी नदी ओवरफ्लो हो जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है उसकी बहने की, तो वो नदी इस डायरेक्शन में बहने लग जाती है, या फिर इस डायरेक्शन में आगे आती है और यहाँ पे बहने लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना मार्ग परिवर्तित करती है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका, ठीक है। अब ये कुछ स्थल स्वरूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। अब जो प्राकृतिक तटबंध है वो बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक और निम्न समानांतर कटे के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं जो पॉइंट बार्स होते हैं, या विसर्प रोधिकाएं मियांडर्स पार होती हैं, बड़ी नदी विसर्प के अवतल ढालों पर पाई जाती है। और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। और इनकी चौड़ाई और परिच्छेदी का लगभग एक समान होती है। इनके जो अवसाद होते हैं वो मिश्रित आकार के होते हैं, यानी न तो ज्यादा फाइन होते हैं न ज्यादा बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में नदी बढ़ रही है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन का फ्लो है, एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पे जो विसर्ग प्रोदिका की बात कर रहा है, जो रैखिक निमन समानांतर कटक, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपर्दन होगा, इस वाले जो आंतरिक भाग है यहाँ पर तो अपर्दन होगा, जैसे ही नदी की ये धारा आएगी इसके साथ में अपर्दन होगा। और इस वाले पोर्शन में, सॉरी, यहाँ पे निक्षेपण होगा, सॉरी, यहाँ पे निक्षेपण ज्यादा होगा और यहाँ पे अपर्दन ज्यादा होगा इस सामने वाले बेल्ट में। क्यों होगा? क्योंकि जो रिवर स्ट्रीम है उसका ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो फ्रंट, जहाँ पे फ्रंट साइड होता है वहां पे अपर्दन ज्यादा होता है और यहाँ पे निक्षेपण ज्यादा होता है। वैसे ही दूसरी सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन, नदी यहाँ पे बह रही है, फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पे इसका अपर्दन ज्यादा होगा क्योंकि ये फ्रंट में है, पानी आते ही यहाँ पे टकराएगा। लेकिन दूसरी तरफ B1 B2 B3 यहाँ पे निक्षेपण होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो फ्लो है पानी का वो ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है मियांडर, जो नदी विसर्प है उसके बारे में देखते हैं कि विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदान में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती है। बाढ़ व डेल्टा मैदान पर लूप जैसे चैनल प्रतिरूप विकसित होते हैं, जिसे विसर्प कहते हैं। अब हिमालय क्षेत्र में क्या है कि वी आकार की घाटियां होती है। तो वी आकार की घाटियों के तलछट में नदियां बहती है, लेकिन उनको वहां पे एक समतल मैदान नहीं मिलता है। अब जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, फॉर एग्जाम्पल नदी है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो इसको क्या है कि एक समतल टोपोग्राफी मिल जाती है, ठीक है। तो जहां पर समतल टोपोग्राफी मिलेगी और इसको जो सुटेबल कंडीशन मिलेगी, वहां पर ये मियंडर का निर्माण कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार के चैनल प्रारूप है, और नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। पहला है मंद ढाल पर बहते हुए जल जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव के करने की प्रवृत्ति हो, यानी नदी बह रही है मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ पे पार्श्विक कटाव, पार्श्विक का मतलब है कि इसके आस अगल बगल वाला जो चैनल है वहां पे यदि कटाव करेगी तो धीरे धीरे क्या करेगी कि ये अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर देगी या डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसे मियांडरिंग होना शुरू कर देगी, ठीक है। दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित एवं असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों पर बढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था ना, इस वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया था हमने कि यहाँ पर एक साइड में तो नदी अपर्दन ज्यादा करती है और दूसरी साइड में जो निक्षेपण है, इस वाले भाग में निक्षेपण करती है, इस वाले भाग में अपर्दन करती है। तो कालांतर में क्या है कि एक मियांडर बन जाएगा। यहाँ पे तो जैसे ही जल यहाँ पे टकराएगा तो अपर्दन होगा, लेकिन बाद में यहाँ से टकराने के बाद में वापस अपने जो जो समान वेग है इसमें आएगी, तो ये नदी इधर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मियांडर बनेगा। अब वापस नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जल आके टकराएगा तो यहाँ पे अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। तो अपर्दन जैसे ही टकराएगी पानी का फ्लो वापस नेचुरल वे में आ जाएगा, तो यहाँ पे नदी नेक्स्ट मूव करने लगी। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है जब तक नदी को सुटेबल जो कंडीशन है, लैंड जो टोपोग्राफी है उसकी, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि जल प्रवाह, जो प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, यानी ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु
प्रवाह विक्षेपित होता है, यानी हम आगे जो जलवायु वाला पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे कोरियोलिस बल क्या होता है। तो वैसे के वैसे नदी अपना जल है जो उसको भी प्रभावित करती है ग्रेविटी के साथ में, नहीं सॉरी कोरियोलिस फोर्स के साथ में। अब नेक्स्ट है, जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो तब नदी के पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक हो जाता है। यानी जब नदी का जो ढाल प्रवणता है वो अत्यधिक मंद हो जाती है, कहने का मतलब एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, तो क्या होता है कि इसका जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है और जो पार्श्व कटाव है वो अधिक हो जाता है। जब नदी पर थोड़ी सी अनियमितता भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव का कारण बनते हैं और बाहरी किनारे अपरदित होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, आंतरिक भाग में तो अपरदन होता है, सॉरी निक्षेपण होता है, और बाह्य भाग है वहां पे अपरदन होता है। जैसे ही वापस मुड़ के इस डायरेक्शन में आएगी तो ये बाहरी भाग है, यहाँ पे अपरदन होगा और यहाँ पे निक्षेपण होगा, B1 B2 B3। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। अगर अपर्दन निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्ग की प्रकृति जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है तथा नदी जो बड़ी नदियों में विसर्ग में जो अवतल किनारे पर सक्रिय निक्षेपण होता है। ठीक है, और उत्तल किनारे पर अधोमुखी यानी जो अंडरकटिंग कटाव है वो होते हैं। अवतल किनारे किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी जो अवतल किनारे हैं वो कटाव किनारे, जैसे यहाँ पे अवतल किनारे होंगे ये। ठीक है, तो ये है अवतल। ठीक है, तो जहाँ पे कटाव ज्यादा होता है वो अवतल किनारे होते हैं। जो अधिक अपरदन में तीव्र कगार यानी जो स्टीप क्लिप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्तल किनारों की जो किनारे हैं उनकी ढाल मंद हो जाती है, यानी स्टीप से जेंटल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनते हैं। और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार आकार में विकसित हो जाने पर, एक मिनट, विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भाग पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोकुर झील का यानी ऑक्सबो लेक का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में पढ़ते हैं, इसी डायग्राम में देखते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, एक बार, एक मिनट। अब ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे नदी क्या करती है, इसका जो पहले चैनल था इस डायरेक्शन में जाता था और यहाँ से आके वापस मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये नदी का जो प्रेजेंट टाइम में जो फ्लो है ये, इसको अभी मान लीजिए कि यहाँ पे नदी में नहीं बह रही है। ठीक है, कालांतर में क्या होगा, धीरे धीरे जो मियांडरिंग का फ्लो है वो यहाँ पे धीरे धीरे निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, निक्षेपण हो जाता है तो यहाँ पे एक जो कटाव टाइप की जो स्थला करती है वो हो जाती है। तो यहाँ पे तो अपरदन ज्यादा हो जाता है और यहाँ से निक्षेपण ज्यादा शुरू होना जाता है, तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो जैसे ही इस साइड में पानी जाना बंद होता है तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या कटाव हो जाता है। कटाव से क्या होता है, अपेक्षाकृत गहरी खाई हो जाती है। एक तो पहले समतल मैदान था। ठीक है, अब पहले समतल मैदान था, बाद में यहाँ पे क्या है कि गहरी खाई होगी, तो यहाँ पे जो रिवर का चैनल आके मिलता था ना, इससे अपेक्षा करती है नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पानी इधर भी नहीं जा पाएगा, तो जल किधर जाएगा, इतने नेचुरल फ्लो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मियांडर हो जाएगा और इधर गोकुर झील बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली गोकुर झील का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये गोकुर झील है। ठीक है, तो यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है कालांतर में धीरे धीरे। तो ये है आपकी गोकुर झील। तो इसमें एक बार देखते हैं जो ये अंतर्गत बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे निक्षेपण होता है, इस साइड में अपर्दन होता है, वापस यहाँ पे निक्षेपण होता है और यहाँ पे अपर्दन होता है। लेकिन कालांतर में क्या है कि यहाँ पे कटाव की वजह से रिवर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में बहने लग जाता है, तो यहाँ पे ये गोकुर झील बन जाती है। ठीक है, जो जिसको छाड़न झील भी बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, गोकुर झील को छाड़न झील भी बोलते हैं, ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके। ठीक है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले। तो जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है, ये गोकुर झील है, ये है, इसके बाद में ये गोकुर झील बनी हुई है, इधर ये बनी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे मियांडर होते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी होती है गोकुर झील की। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो है भौम जल। ठीक है, यानी ग्राउंड जो वाटर है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। अब जो भौम जल है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है कि भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यानी जो रिसोर्सेज है, इसको हमने प्रीवियस जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भौम जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भौम जल का अपर्दन के कार्य के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों के रूप में वर्णन किया गया है। जब चट्टाने पारगम्य, कम सघन और अत्यधिक जोड़ों या संधियों व दरारों वाली हो जाती है तो धरातलीय जल का अंत श्रवण आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लेयर्स है रिवर्स जो सॉरी फॉर एग्जाम्पल जो लिथोस्फीयर है,
क्रस्ट है इसमें लेयर्स हो जाती है, लेयर्स हो जाती है तो बाद में धीरे धीरे जल रिसने लगता है, तो यहाँ पे दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जल की क्वांटिटी बढ़ती है यानी जो पारगम्यता बढ़ती है, तो इसमें जो सघनता है वो कम हो जाती है, यानी डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और जोड़ों का जो आकार भी बढ़ जाता है और जोड़ों की संख्या भी बढ़ जाती है। जोड़ों का मतलब जो जो चट्टान है, जो लेयर्स है, उसके बीच में कुछ दरार टाइप आ जाती है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद में जब जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों और संस्तरों तक तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जैसे ये जल क्या करता है, ये संस्तरों में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 4-5 संस्तर है यानी लेयर्स है। अब जल यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, इस साइड में, मतलब यहाँ तक एंटर कर लेगा, इसके बाद में हार्ड रॉक आ जाएगी। ठीक है, तो हार्ड रॉक आने के बाद में जल क्या करेगा, यहाँ पे इसको एक लेयर दिखेगी, इस लेयर में ये दूसरी साइड में प्रवाहित होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आगे चल के ग्राउंड वाटर का जो लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट करती है। जल का ये क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ऊर्ध्वाधर कैसा कि ये लेयर्स में पारगम्यता के रूप में, क्षैतिज कैसे कि ये लेयर एक ही लेयर्स में वापस दाएं बाएं तरफ मूव करना जल का। चट्टानों के अपर्दन का कारण है, यानी जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन होने की वजह से ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह होता है जल का। अब जो भौम जल है, उसके जो भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने जो स्थल स्वरूप है वो महत्वहीन है। महत्वहीन का मतलब है कि जो ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नदी है, मियांडर बनता है, या फॉर एग्जाम्पल गोकुर झील बनती है, तो गोकुर झील से क्या है कि एक जो स्टेबल वाटर मिलता है रिवर कैचमेंट एरिया में, और उसके पास में जो जीव जंतु रहते हैं और जो बायोडाइवर्सिटी रहती है उसको जल मिलता है। लेकिन भौम जल से हमें क्या फायदा है, वो तो जमीन के अंदर है। ठीक है, और जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो भी जमीन के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमन के लिए कोई यूटिलाइजेशन वाला वर्क नहीं है। ठीक है, इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानों जैसे चूना पत्थर है या डोलोमाइट है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता, प्रधानता का मतलब है कि 80% से ज्यादा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो भौम जल की स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा गोलीकरण और अवक्षेपण हो जाता है। गोलीकरण का मतलब है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल के साथ में घुल जाता है, और अवक्षेपण का मतलब है कि उनमें जो जो भौगोलिक जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो कहने का मतलब लैंड फॉर्म्स जो लेयर है, आंतरिक जो भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग है, वहां पे कुछ उबड़ खाबड़ सी स्थलाकृतियां निर्मित हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेयर्स है, अब यहीं पे इसी लेयर में एग्जाम्पल मानते हैं कि यहाँ पे चूना पत्थर की चट्टान थी और ये पूरी पिघल गई, तो यहाँ पे जो एक होल टाइप क्रिएट हो जाएगा सतह के अंदर। उसी प्रकार से अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गोलीकरण व दूसरा है अवक्षेपण। ठीक है, या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतर संतरितता, यानी जो लेयर्स की जो कनेक्टिविटी है वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी भी चूना पत्थर या लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भी भौम जल द्वारा गुलन प्रक्रिया है उसमें निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को क्रस्ट टोपोग्राफी, यानी जो क्रस्ट स्थलाकृति है उसके नाम से जाना जाता है। अब ये क्रस्ट स्थलाकृति का नाम कहाँ से पड़ा, नाम कहाँ से मिला हमें, यह नाम एड्रियाटिक जो सागर है इसके साथ जो बाल्कन क्रस्ट क्षेत्र है उपस्थित है, उसमें लाइमस्टोन जो चट्टाने पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। जैसे हम जो इटली पढ़ते हैं, यूरोप पढ़ते हैं, सदर्न यूरोप वाला पोर्शन, तो जो इटली के जो पूर्वी भाग में यहाँ पे जो जो बाल्कन प्रदेश है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सार्डिनिया है, इधर ग्रीस आ गया। ठीक है, तो ये वाले देश हैं, इसके आसपास में यहाँ पे जो सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, सॉरी, तो ये भूमध्य सागर का एक जो सब पोर्शन है, तो एड्रियाटिक सागर का कोस्ट है यहाँ पर, जो इस वाले रीजन में यहाँ पे चूना पत्थर की जो चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये आंतरिक जो क्या बोलते हैं क्रस्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो इसके नाम पर इसको क्रस्ट स्थलाकृति का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अपर्दनात्मक एवं निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल स्वरूप क्रस्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल से देखेंगे। जो भौम जल है, ग्राउंड वाटर है, उनसे कौन कौन सी अपर्दन और निक्षेपणात्मक स्थल रूप निर्मित होते हैं। ठीक है, अच्छे से डायग्राम के साथ में इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।